अच्छा, चर्चा करते हैं तीसरे प्रश्न की। अब ये तीसरा प्रश्न तो मैंने आप लोगों के सामने बनाया है, लेकिन अब जो है ना अपना दिमाग, आंख, कान जो भी है सब खोल के बैठ जाओ, क्योंकि इसी प्रश्न के साथ बड़े विस्तार से एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर मैं चर्चा करने वाली हूं। ठीक है, इसी प्रश्न के साथ बड़े विस्तार से एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर मैं चर्चा करने वाली हूं, और वो महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वो कौन सा है? वो है रूस और यूक्रेन का युद्ध। ठीक है, जिसे भी अभी तक इसकी पूरी रूपरेखा नहीं पता है, वो आज ढंग से उस रूपरेखा को क्या कर लेगा? जान लेगा। ठीक है, वो आज ढंग से उस रूपरेखा को क्या कर लेगा? जान लेगा। पहला प्रश्न जो है, उस प्रश्न का मुझे उत्तर दीजिए। दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र तट जो है, ये दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र तट जो है वो किस देश में स्थित है? तो देखो, अगर पूरे वर्ल्ड की बात की जाए और पूरे वर्ल्ड के सबसे बड़े समुद्री तट के बारे में चर्चा अगर की जाए, तो दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र तट जो है वो रूस के पास है। और यही जो दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र तट है, इस समुद्र तट से रूस जो है वो अपने व्यापार को क्या कर सकता है? बढ़ा सकता है। चारों दिशाओं में जो है वो अपने समुद्री व्यापार को बढ़ा सकता है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं यूक्रेन अड़चन बना हुआ है। उस व्यापार में भी यूक्रेन अड़चन बना है। तो एक कारण जो है वो कारण व्यापारिक सीमा का भी है, और दूसरा कारण जो है वो नाटो की सदस्यता का भी है। दो भय जो है वो रूस के पास है, दो भय या दो डर जो है वो रूस के पास है। लेकिन रूस ने क्या कहानी बनाई है बच्चों? रूस ने कहानी ये बनाई है कि यूक्रेन में रूस के लोगों के साथ जो नरसंहार हो रहा है, उसी यूक्रेन में रूस के लोगों के साथ हो रहे नरसंहार को रोकने के लिए ये युद्ध जो है, ये युद्ध किया जा रहा है। कहानी कुछ और है, रूपरेखा कुछ और है, दिमाग में कुछ और चल रहा है, लेकिन दिखावा जो है वो किसी और चीज का यहाँ पर क्या हो रहा है? किया जा रहा है। देखो, तो बहुत अच्छे तरीके से इसको हम जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए दुनिया का सबसे बड़ा और देश, और दुनिया के सबसे बड़े देश के साथ साथ सबसे लंबा समुद्र तट, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश जो है वो रूस है। जब सोवियत संघ जो है, वो सोवियत संघ या सोवियत यूनियन जो है, सोवियत यूनियन के जब टुकड़े हुए तो सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो किसको मिला? सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो रशिया को मिला। और सबसे बड़ा हिस्सा मिलने के साथ साथ ही ये रशिया जो है, ये रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश जो है वो बड़ा देश भी बन गया। और दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री तट जो है, वो सबसे लंबा समुद्री तट भी किसके पास है? रूस के पास है। और इसी रूस का ये पड़ोसी देश जो है, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये है यूक्रेन। ठीक है, इसी रूस का पड़ोसी देश जो है वो नजर आ रहा होगा, वो हो रहा है यूक्रेन। अगर आपसे पूछा जाए कि कितने करोड़ वर्ग किलोमीटर एरिया है इसका रशिया का, तो 1.7 करोड़ वर्ग किलोमीटर जो है वो रशिया का एरिया है। और इस दृष्टि से रशिया जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा देश है। रूस के पास इतनी जमीन है कि भारत जैसे 5 देश जो है ना वो बना सकता है। हमारा इंडिया और इंडिया जैसी 5 कंट्रीज जो हैं, वो 5 कंट्रीज हम रूस के एरिया में क्या कर सकते हैं? डिजाइन जो है वो डिजाइन कर सकते हैं। और इतना बड़ा देश होने के बावजूद रूस में 11 टाइम जोन है। रूस में एक टाइम जोन जो है वो नहीं चलता है। ठीक है, 11 टाइम जोन जो है वो रूस में चलते हैं। और 11 टाइम जोन होने का मतलब है कि रूस में 11 अलग अलग तरह के समय हैं। अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग तरह के समय जो है वो अलग अलग तरह के समय रूस में चलाए जाते हैं। और रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र तट है। और आपसे पूछा जाए कि ये सबसे बड़े समुद्र तट की सीमा जो है वो कितनी है, कितना बड़ा समुद्र तट जो है वो रशिया के पास है, तो जीके से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 36,000 किलोमीटर जो है, उस 36,000 किलोमीटर का समुद्र तट जो है वो रूस के पास है। लेकिन इस 36,000 किलोमीटर में मुद्दा जो है वो मुद्दा यहां से शुरू होता है। मुद्दा जो है वो मुद्दा यहां से शुरू होता है कि इस 36,000 किलोमीटर का जो सबसे बड़ा समुद्र तट है, इस समुद्री तट में 6 महीने किसी काम नहीं है। 6 महीने कोई काम जो है वो कोई काम नहीं होता है। और कोई काम नहीं होने का रीजन क्या होता है? कोई काम से मतलब व्यापार नहीं होता है। और व्यापार नहीं होने का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि यहाँ पर 6 महीने तापमान जो है वो तापमान क्या होता है? बहुत ज्यादा डाउन रहता है। बर्फ जो है वो बर्फ जमी रहती है। और बर्फ जमने की स्थिति में, उस स्थिति में समुद्री व्यापार जो है वो व्यापार संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये 36,000 किलोमीटर लंबा तटीय इलाका रशिया के पास है। लेकिन इस इलाके में 6 महीने कोई काम जो है वो नहीं किया जा सकता, क्योंकि 6 महीने इस उत्तरी गोलार्ध में, जहां पर हम नॉर्थ कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, कड़ाके की सर्दी जो है वो यहां पर पड़ती है। और कड़ाके की सर्दी पड़ने की वजह से 6 महीने बर्फ जमा रहती है। तो इससे यहां पर अच्छे बंदरगाह या पोर्ट नहीं बनाए जा सकते। होगा क्या कि जिस भी समुद्री कोस्टल एरिया में बर्फ जमी रहेगी, वहां पर एक अच्छे बंदरगाह और पोर्ट नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि 6 महीने तो वहां पे व्यापार जो है वो व्यापार संभव ही नहीं है। और इससे रूस का कारोबार जो है वो क्या होता है? प्रभावित होता है। तो भैया रूस को क्या चाहिए?
रूस को एक गर्म समुद्री किनारा चाहिए। क्या चाहिए रूस को? रूस को एक ऐसा गर्म समुद्री किनारा चाहिए जहां से 12 महीने रूस जो है वो अपना व्यापार क्या हो सके, बढ़ा सके। और अभी रूस किसके सहारे है? तो आप लोग देखिए यहां पर मैप में, अभी जो रशिया है, ये रशिया अपना व्यापार जो है ये टर्की के समुद्री सहायता से करता है। हालांकि टर्की नाटो का सदस्य है, लेकिन फिर भी टर्की जो है वो टर्की रूस को इजाजत देता है कि आप मेरे क्षेत्र से कहीं ना कहीं कारोबार जो है उसको अंजाम दे सकते हैं। और इसी वजह से रूस जो है वो टर्की से डरता भी है। इसी वजह से रूस जो है वो रूस टर्की से डरता भी है। अभी टर्की ने जो है वो रूस का एक विमान जो है वो विमान गिराया पड़ा था, लेकिन फिर भी रूस को जो है, ये रूस का सुखोई विमान जो है 2015 की बात है, जब सीरिया युद्ध चल रहा था, तो 2015 के सीरिया युद्ध में टर्की ने रूस का सुखोई विमान जो है वो मार गिराया था, लेकिन फिर भी रूस को चुप रहना पड़ा, क्योंकि अगर टर्की से भिड़ गया, ठीक है, तो फिर अंजाम बड़ा अच्छा होगा। अगर टर्की से भिड़ गया तो ये व्यापार के जो बचे कुछ रास्ते हैं ना, ये भी क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। इसलिए रूस जो है वो, रूस बहुत ही स्मार्ट कंट्री है। ये मत सोचना कि वो कंट्री जो है वो बहुत एग्रेसिव कंट्री है, बहुत स्मार्ट कंट्री है। 1999 से पुतिन जो है वो राष्ट्रपति के रूप में कहीं ना कहीं शासन कर रहे हैं अलग अलग कार्यकालों में, ठीक है। और यही जो स्मार्ट कंट्री है, यही स्मार्ट कंट्री जो है, इसमें 80% कारोबार जो है वो टर्की रूस का क्या कर सकता है, रोक सकता है। तो इस सिचुएशन में यूक्रेन क्या चाहता है? इस सिचुएशन में रूस जो है वो क्या चाहता है? रूस ये चाहता है कि ये यूक्रेन जो है ना, ये यूक्रेन एक रास्ता है। यूक्रेन के जरिए ये जो रशिया है, ये पूरी दुनिया से पूरे साल कारोबार का रास्ता जो है खुल सकता है। अगर रूस जो है, उस रूस ने यूक्रेन पर अगर कब्जा कर लिया, यूक्रेन पे कहीं ना कहीं अपनी तानाशाही दिखा ली, तो इसी यूक्रेन के जरिए 12 महीने ये कारोबार जो है, ये 12 महीने कारोबार क्या हो सकता है, चल सकता है, ठीक है। और 12 महीने कारोबार जो है वो कारोबार चलने के साथ साथ ही, क्योंकि यूक्रेन के पास क्रीमिया के क्षेत्र में सामान्य पानी वाला बंदरगाह सेवरस्टोपोल है, और ये सामान्य पानी वाला बंदरगाह जो है, इसमें बर्फ नहीं जमती है, ठीक है, इसमें बर्फ नहीं जमती है, जिसकी वजह से 12 महीने कारोबार जो है वो 12 महीने कारोबार यहां पर चलाया जा सकता है। और रूस ने इसी बंदरगाह का उपयोग और कारोबार करने के लिए इसे लीज पर क्या कर रखा था, अभी तक ले रखा था। और यूक्रेन को यह भी लगता है, यूक्रेन को यह भी लगता है कि जिस तरीके से कहते हैं ना, कि जिस तरीके से यूक्रेन जो है, उस यूक्रेन की नजदीकियां जो है वो नाटो देशों के साथ क्या हो रही हैं, बढ़ रही थी, उससे कहीं ना कहीं रशिया को एक ये भी डर था कि अगर यही यूक्रेन जो है वो नाटो में शामिल हो गया तो यूक्रेन को इस पोर्ट से भी हाथ धोना पड़ेगा, ठीक है। रूस को, सॉरी यूक्रेन को नहीं, रशिया जो है, उस रशिया को ये वाला जो पोर्ट है, इस पोर्ट से भी हाथ जो है वो हाथ क्या करना पड़ सकता है, धोना जो है वो धोना पड़ सकता है। और व्यापार में बहुत सारी बाधाएं जो है वो बाधाएं आ सकते हैं। अब यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन जो है वो भाषाई आधार पे बटा हुआ है। ये यूक्रेन जो है, इस यूक्रेन का वेस्टर्न इलाका है। ये जो है, ये यूक्रेन का कौन सा है, ये यूक्रेन का जो है वो ईस्टर्न इलाका है। अगर हम लोग बात करें कि सोवियत संघ के टूटने के बाद बहुत देशों का झुकाव रूस की तरफ है, रोमानिया, लिथुआनिया और पश्चिमी देशों और नाटो के साथ जो है ये देश चले गए हैं। यूक्रेन का ईस्टर्न इलाका जो है, ये तो रूसी भाषा बोलता है, लेकिन वहीं जो है, और रूस का सपोर्ट भी करता है, लेकिन वहीं अगर यूक्रेन के वेस्टर्न इलाके की तरफ आए तो वेस्टर्न इलाके में रूसी भाषा नहीं बोली जाती है, रशियन लैंग्वेज जो है वो रशियन लैंग्वेज नहीं बोली जाती है, बल्कि यहां पर जो है यूक्रेनियन भाषा बोली जाती है। और ये यूक्रेनियन भाषा बोलने वाला जो इलाका है, ये कहीं ना कहीं जितनी भी वेस्ट कंट्रीज हैं, पश्चिमी देश हैं, उनको सपोर्ट करता है। और वो सारे पश्चिमी देश जो है वो कहीं ना कहीं नाटो के सदस्य, ठीक है। तो नाटो के सदस्य देशों से जो नजदीकियां बढ़ रही हैं, ये कहीं ना कहीं इसने कहीं ना कहीं पुतिन साहब को क्या कर दिया, डरा दिया। और इसी वजह से यूक्रेन जो है, उस यूक्रेन को 2014 में भी क्रीमिया से हाथ धोना पड़ा था। ये रूस और यूक्रेन को जोड़ने वाला ये जो रेड कलर का पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये क्रीमिया नाम का एक बंदरगाह है। ये क्रीमिया नाम का एक बंदरगाह है, जिस बंदरगाह के जरिए जो है, ठीक है, जिस बंदरगाह के जरिए बहुत बड़े लेवल पे व्यापार जो है वो व्यापार किया जाता है, ठीक है। और इसी व्यापार के जरिए 2013 में जब ऐसा लगा कि यूक्रेन यूरोपियन यूनियन की सदस्यता लेना जा रहा है, तो जब यूक्रेन ने कोशिश किया, भी अगर यूक्रेन कोशिश कर रहा था नाटो की सदस्यता लेने का, रूस ने हमला बोल दिया। पहले 2015 में यूक्रेन ने कोशिश की थी यूरोपियन यूनियन की सदस्यता लेने की, और यही वो समय था जिस समय पुतिन ने आक्रामक कार्यवाही की थी और 2014 में इस क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। और जब इस क्रीमिया पर कब्जा किया तो यूक्रेन वापस हाथ से हाथ मिलाकर बैठ गया। यूक्रेन वापस जो है वो वापस हाथ से हाथ मिला के बैठ गया कि हम जो है भैया क्या नहीं करेंगे, हम आगे जब है और पंगा अब इनसे नहीं ले सकते, ठीक है। तो अब रूस को क्या डर है बच्चों, अब रूस को क्या डर है कि अगर यही यूक्रेन जो है, ये यूक्रेन अगर नाटो में गया,
ठीक है, यही यूक्रेन जो है, ये यूक्रेन अगर नाटो में गया तो कहीं ना कहीं रूस के लिए कारोबार के सारे रास्ते जो हैं वो सारे रास्ते बंद हो सकते हैं। और यूक्रेन कैसे हिम्मत कर लेगा नाटो में जाने की, ठीक है, यूक्रेन जो है वो यूक्रेन कैसे हिम्मत कर लेगा नाटो में जाने की, उससे पहले ही रशिया ने क्या कर दिया, हमला जो है वो हमला यूक्रेन पर क्या कर दिया, बोल दिया। ठीक है, तो अगर मान लें कि अमेरिका और यूरोपीय देशों ने यूक्रेन को नाटो की सदस्यता दे दी होती तो ऐसे में अमेरिका, यूक्रेन, रोमानिया और तुर्की को मिलाकर रूस के सभी कारोबारी रास्ते जो है वो क्या हो जाते, बंद हो जाते। और इसीलिए क्या हुआ था, एक इंटरव्यू हुआ था जिस इंटरव्यू में पुतिन जो है, उस पुतिन साहब ने कहा कि अगर स्प्रिंग को बहुत ज्यादा दबाया जाएगा ना तो वो स्प्रिंग खतरनाक हो सकती है। और बहुत दिनों से कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि उनकी स्प्रिंग को दबाया जा रहा था और ये चीज जो है, ये चीज पुतिन को कहीं ना कहीं सहन नहीं हुई उसी वजह से। और अब तो हालत इस कदर आ गई है कि रूसी सैनिक कब्जा करने के बजाय वहां पर लूटपाट भी करने लगे। यूक्रेन की हालत इतनी खराब है कि वहां के लोग खाने को तरस रहे हैं और वहां के जो सैनिक हैं वो सैनिक अब हमला तो कर ही रहे लेकिन हमले के साथ साथ लूटपाट पे उतर रहे हैं। कल परसों एक वीडियो सामने आया जिस वीडियो में कहीं ना कहीं रूस के जो सैनिक हैं वो रूस के सैनिक एक बैंक को लूटते हुए नजर आ रहे हैं। रूस के सैनिक जो है वो एक स्टोर में कहीं ना कहीं सामान जो है सामानों की लूटपाट करते हुए क्या आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब कहीं ना कहीं एक रास्ता और दिख रहा है। अब बहुत सारी कंट्रीज ने बहुत सारे प्रतिबंध रूस पर लगाना शुरू कर दिए हैं जिससे कहीं ना कहीं रूस जो है उस युद्ध को क्या कर सके, रोक सके और उस आर्थिक प्रतिबंधता को महसूस कर सके। लेकिन रूस रुकने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर स्विफ्ट जो है वो स्विफ्ट अगर रूस पर क्या लगा देता है, प्रतिबंध लगा देता है तो रूस को एक गहरा प्रभाव जो है वो इसका पड़ने वाला है। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को शायद ये नहीं पता होगा, आप में से बहुत सारे लोग जो हैं उन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि ये स्विफ्ट क्या है। देखो बच्चों, ये स्विफ्ट जो है, समझो मैंने एक आपको बताया नाटो की बात, ठीक है, मैंने एक आपको बताया यहां पर नाटो की बात, एक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपको यहां पर बता रही हूं स्विफ्ट। और आपसे पूछा जाए कि ये स्विफ्ट क्या है, ये स्विफ्ट एक मैसेजिंग नेटवर्क है। ठीक है, ये स्विफ्ट क्या है, ये स्विफ्ट एक मैसेजिंग नेटवर्क है जिसकी फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। और ये जो है इसकी स्थापना अगर आपसे पूछी जाए कब हुई थी तो 1973 जो है, उस 1973 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। 200 देशों के 11,000 बैंक जो है वो इससे जुड़े हुए हैं और इसका मुख्यालय, स्विफ्ट का मुख्यालय जो है वो कहां पे है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। ठीक है, स्विफ्ट का मुख्यालय जो है वो, स्विफ्ट का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम जो है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में क्या है, स्थित है। अब ये ब्रुसेल्स बेल्जियम में जो हेडक्वार्टर है इसका, इसके थ्रू क्या होता है, जब भी दो देशों के बीच में कोई भी क्या होते हैं, ट्रांजैक्शन होते हैं, दो देश और दो देशों के बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन होते हैं तो ये ट्रांजैक्शन करने का काम नहीं करता, वो तो दो बैंकों के बीच की प्रणाली होती है। लेकिन उस ट्रांजैक्शन के मैसेजेस जो हैं, उस ट्रांजैक्शन के मैसेजेस जो हैं उसे एक बैंक से दूसरे बैंक में कम्युनिकेट करता है। तो इसका यूज बैंक मनी ट्रांसफर, ऑर्डर या जानकारी भेजने और पाने में किया जाता है और दुनिया भर के बैंकों को सुरक्षित मैसेज भेजा जा सके, प्लस उसी के साथ साथ ऑर्डर भेजने के लिए इसे जोड़ता है। और बैंक इसका यूज खासतौर पर व्यापार से जुड़े ट्रांजैक्शन की जानकारी देने के लिए करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये जान लें कि स्विफ्ट जो है वो एक संस्था है जो सिर्फ एक मैसेजिंग करती है, वो किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन जो है वो ट्रांजैक्शन यहाँ पर नहीं करती है। ठीक है, और उस ट्रांजैक्शन के लिए एक यूनिक कोड जो है वो यूनिक कोड किसी भी कंट्री को क्या किया जाता है, दिया जाता है। अब स्विफ्ट बैन अगर कर दिया गया तो स्विफ्ट बैन करने से किस तरीके से ये जो पर्टिकुलर रूस है, इस रूस को कहीं ना कहीं चोट पहुंचेगी। लंबे समय तक अगर स्विफ्ट को बैन किया गया, देखो इसमें भी दो सिचुएशंस हैं। अगर आप ये कहो कि स्विफ्ट को मैं 1 महीने के लिए बैन कर दूं, रूस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्विफ्ट को मैं 2 महीने के लिए बैन कर दूं, रूस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यही स्विफ्ट जो एक पर्टिकुलर सुविधा है, इसको अगर लंबे समय तक रशिया में क्या कर दिया जाए, बैन कर दिया जाए, तो लंबे समय तक बैन करने पर रूस की अर्थव्यवस्था जो है वो अर्थव्यवस्था एक बहुत ही गहरे रूप से क्या होगी, प्रभावित होगी। आयात का भुगतान करना, निर्यात का पैसा पाना रूस के लिए मुश्किल हो जाएगा। जो चीज किसी दूसरी कंट्री से खरीदेगा उसे पैसा देना मुश्किल हो जाएगा, जो अपनी कंट्री से किसी चीज को बेचेगा उसका पैसा लेना जो है उसके लिए क्या मुश्किल हो जाएगा। और इस वजह से कहीं ना कहीं रूस जो है, उस रूस के व्यापार पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। रूस जो है उस रूस के व्यापार पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। और तेल से जितनी कमाई जो रशिया करती है ना, ठीक है, तेलों से जितनी कमाई रशिया करती है वो आधी से भी कम जो है वो कम रह जाएगी।
स्विफ्ट की मार से बचने को क्या रूस तैयार है? तो 2014 में रूस ने स्विफ्ट का विकल्प SPF डेवलप किया था। इससे 400 बैंक जुड़े हैं, 23 विदेशी बैंक भी जुड़ चुके हैं। तो रूस कहते हैं ना कि रशिया के पास, आप कह रहे हो कि इसे बैन कर दे, रशिया के पास हर चीज का विकल्प है, ठीक है। रशिया के पास जो है वो, रशिया के पास हर चीज का क्या है, विकल्प है। रूस अपने घरेलू पेमेंट का 20% SPF से करता है और चीन के पेमेंट सिस्टम CIPS का यूज जो है वो भी रूस कर सकता है। तो अगर स्विफ्ट को आपने बैन भी कर दिया, ठीक है, अगर स्विफ्ट को आपने बैन भी कर दिया तो भी रूस के पास ऑल्टरनेटिव जो है वो ऑल्टरनेटिव मजबूत है, लेकिन वो ऑल्टरनेटिव स्विफ्ट के जितने मजबूत नहीं, उससे कहीं ना कहीं रशिया को घाटा हो सकता है। और रूस पर बैन से यूरोपियन देश जो हैं, ठीक है, पश्चिमी देश जो हैं, वो हटाने से कतरा क्यों रहे हैं? क्योंकि अगर ये हटा दिया तो कहीं ना कहीं यूरोप में गैस और तेल की सप्लाई बाधित होगी, और गैस और तेल की सप्लाई बाधित होगी तो ध्यान रखना कि पूरे देश, पूरे विश्व में ये जो गैस और तेल है, इसके दाम जो है वो दिन दुगने रात चौगुने जो है वो बढ़ जाएंगे।